नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके पेडागोजी की लाइव क्लास रहेगी। ये पार्ट नंबर आपका 25 है और इस पार्ट में हम बेहतरीन लाजवाब आपके 25 प्रश्न करने वाले हैं। और संप्रेषण तकनीक का आपका चैप्टर चल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करंट चैप्टर है। और चलिए सभी लोग शुरुआत करते हैं। क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में सभी आ जाइए। लाइव चैट के ऑप्शन में जो सेकंड या थर्ड में होगा उस ऑप्शन में आइए। लाइव चैट में लाइक करने का पहले बटन होता है, उसको दबाने के बाद लाइव चैट पे आ जाइएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है, कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है शारीरिक बल पर, अव्यक्ति पर, मानसिक आयु पर या शिक्षण के रूप पर। तो कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह आपके अव्यक्ति पर निर्भर करता है। जी हाँ, जो कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार का विचार संचार से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किया जा सकता है? यह दावा निरर्थक है, दावा सार्थक है, संभवतः किया जा सकता है या आंशिक रूप से असत्य है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। तो शिक्षक का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार विचार संचार से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं? तो वह हमारा कहला जाता है आंशिक रूप से पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि एक ही प्रकार के विचार संचार से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किया जाना यह आंशिक रूप से असत्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबे विचार संचार अधिक उपयोगी होते हैं। यह सच नहीं है, यह सच है, यह आंशिक सच है, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो लंबे विचार संचार अधिक उपयोगी होते हैं, क्या कहा जा सकता है? सभी लोग कमेंट करिएगा, अपना अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो लंबे विचार संचार अधिक उपयोगी होते हैं, इसका रीजन है ये बिल्कुल आपका सच दिया गया है कि जो भी लंबे विचार या संचार होंगे, जो खोज होगा वह अधिक उपयोगी होता है। इसलिए कहते हैं विचार विमर्श करके कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। अगला प्रश्न है, कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए बाद में, बीच में, खंडों में, या छात्रों के इच्छानुसार पढ़ाना चाहिए? कठिन एवं जटिल जो विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह दोस्तों बाद में। जी हाँ, जो भी कठिन और जटिल विषय वस्तु होता है उसको बाद में पढ़ाना चाहिए। अक्सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखते हैं पहला जो पेपर होता है बहुत इजली होता है, क्योंकि जो छात्रों का प्रेशर होता है, इजली प्रश्न इजली हो गए यानी उनके भाषा में हो गए, जैसे सामाजिक विज्ञान का हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, ऐसे प्रश्न होता है 10 तक में। ठीक है, तो ज़्यादातर हिंदी भाषा लैंग्वेज का कर देते हैं जो कि इजली होता है। तो इसलिए आपका जो एग्जाम का प्रेशर होता है, नाम का प्रेशर होता है, वो हट जाता है। तो कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को क्या है, बाद में पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचार कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन सत्य है, लगभग सत्य है, असत्य दिया गया है, या अस्पष्ट दिया गया है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, संचार कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये जो कथन दिया गया है पूरी तरह से आपका असत्य है, क्योंकि जो संचार कौशल होता है वह अर्जित नहीं किया जा सकता। ठीक है, संचार कौशल को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लिखित संचार नहीं है? टेलीफैक्स, चार्ट, ईमेल, या घोषणाएं? अब देखिएगा, समझिएगा प्रश्न को, बहुत इजीली है लेकिन ना समझ में आए तो कठिन हो जाता है। तो इनमें से जो लिखित संचार है आपका वह टेलीफैक्स है, चार्ट है, ईमेल है, लेकिन घोषणा कोई लिखित संचार का माध्यम नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना भी इजली प्रश्न हो, दोबारा प्रश्न को अवश्य रीड कीजिए। एग्जाम में अक्सर गलती हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मुझे आज भी याद है दोस्तों, 10th क्लास की बात करूंगा। 10th क्लास में पूरा मैथ्स का मेरे से पूरा पेपर आ रहा था, 100% पूरा पेपर आ रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 1-2 नंबर का मैंने दूसरा किया जो थोड़ा कठिन था, उसको किया कि चले ये सरल है, इसको क्यों करते हैं, कठिन वाला करते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव में हमने गलती कर दिया था।
तो ये 4 नंबर हमारे कम हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें वहीं से सीखने को मिलता है। इसलिए चीजें कहते हैं प्रश्न को भले बन रहा है, लेकिन एक बार समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। कुछ डिफरेंट तो नहीं है, जो हमने पढ़ा क्या वही प्रश्न पूछा जा रहा है। एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए, अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार होते हैं। अशाब्दिक संचार के आपके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। यही पूछा जाएगा, बाकी इनके प्रकार नहीं पूछा जाता है। तो अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अगर आपसे आ रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है? संप्रेषण की सभी बताइए। क्या है? कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करना। अक्सर ये सारी चीजें फेस करते हैं आप लोग। जब आप लोग नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो ये सारा कुछ आपको फेस करेंगे। और यही पेडागोजी कहलाती है। तो जो आपको आने वाले फ्यूचर में ये फेस करने वाले हैं, इसके आपका सोल्यूशन है आपके पास कि नहीं है। तो कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी विधि पद्धति जो है सबसे अच्छी होती है? कि बात ही मत करो या बात मत करो यह कहना चाहिए, विद्यार्थियों की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए, शांत रहकर विद्यार्थियों को देखना चाहिए, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए। तो कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए जो संप्रेषण की जो पद्धति हमारी सबसे अच्छी मानी जाएगी, वह पद्धति है कि शांत रहकर विद्यार्थियों को देखना। सबसे अच्छा है, अपने आप विद्यार्थी शांत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों बालक बालिकाओं तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। क्या संभव है? कक्षा में अनुशासनहीनता। मान लीजिए आपके जो विचार हैं, आपको विचार जो है आपके वह संप्रेषित करने में आप असमर्थ हैं, बच्चों के असफलता आपकी संभव है। तो इससे क्या होता है? कक्षा में अनुशासनहीनता होता है, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट आती है, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है, या उपरोक्त सभी होता है। दोस्तों, विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में अगर शिक्षक की असफलता है, अगर आप असमर्थ है, तो ये कक्षा में अनुशासनहीनता की भी संभावना है, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट की भी संभावना है, और कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि भी की संभावना हो जाती। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है, यानी ये सारे अगर आप बच्चों में अपने विचार को संप्रेषित करने में असमर्थ हैं, तो ये सारी तीनों चीजें संभव हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकता है। अगला, संचार पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संचार की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता? विपर्यय, मूल्यांकन, संकेंद्रण, मूल्यांकन, संकेंद्रण, निदर्शन, मूल्यांकन, संकेंद्रण, अतिरंजन, संकेंद्रण, निदर्शन या अतिरंजन की बात करेंगे। तो संचार पक्ष का ऐसा समूह जो कक्षा में संचार की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है, वो आपका कौन सा ऑप्शन कहलाता है? वह कहलाता है मूल्यांकन, संकेंद्रण और निदर्शन की बात करेंगे। तो भी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, सुनना दुष्प्रभावित होता है। आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने से, बड़ा बहरापन होने से, जो कि शारीरिक समस्या है, यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो सुनना दुष्प्रभावित होता है। क्या दुष्प्रभावित होता है? तो सुनना दुष्प्रभावित आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से होता है, तेज गति से बोलने से होता है, बड़ा बहरापन होने से, जो कि शारीरिक समस्या है। इन सभी तीनों रीजन की वजह से सुनना दुष्प्रभावित हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक कर लेना है, टिक मार लेना है, सही कर लेना है। श्रवण, जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें सुधार लाया जा सकता है। पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण द्वारा दूसरे तक पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकतानुसार बनाने के द्वारा अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाकर, या उपरोक्त सभी। तो श्रवण, जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, इसमें सुधार लाया जा सकता है। किसके द्वारा सुधार लाया जा सकता है? तो पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण के द्वारा भी लाया जा सकता है, दूसरे तक पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकतानुसार बनाने के द्वारा भी लाया जा सकता है, अपनी आवाज को प्रतिभाशाली बनाकर भी लाया जा सकता है। अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे में शिक्षक बंधु प्रत्येक प्रश्न को समझ रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, लाइव चैट के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, निम्न सभी एक को छोड़कर सुनने के अंग है, यानी एक आपका सुनने का अंग नहीं है, बाकी तीन आपके सुनने के अंग है। आप जानते हैं कि कान तक आवाज आना, ध्यान आकर्षित करना, समझना तथा याद करना, ये सारे आपके सुनने के अंग है, लेकिन उत्तर देना यह सुनने का अंग नहीं होता है। ठीक है, ये बोलने का अंग कहला जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्न में से संचार की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? लिखित सामग्री को प्रस्तुत करना, लिखित सामग्री को फिल्म प्रोजेक्टर के साथ प्रस्तुत करना, बहुसंचार विधि, यह सुनिश्चित करना कि यह संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, संचार की ऐसी विधि जो सर्वाधिक प्रभावशाली मानी जाती है, आपके अकॉर्डिंग सबसे प्रभावशाली हो सकती है, और वह कहलाती है बहुसंचार विधि। जी हाँ, जहाँ पर बहु शब्द आता है तो स्वाभाविक है तो प्रभावशाली होगी, चाहे बहुभाषिकता की बात करें। अगला प्रश्न है, उत्तम कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य क्या होता है? अभिजात वर्ग के कार्यों को महत्व देना तथा छात्रों के बीच उत्तम अंतर्क्रिया होना, सहायक अध्यापन सामग्री को तैयार करते समय अध्यापक की पहले से तैयारी, या कार्य आरंभ करने से पूर्व अध्यापक को छात्रों का ध्यान व सहयोग एवं उनका लाभ उठाना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सारे जो हमने पढ़ा ABC तीनों ऑप्शंस, ये उत्तम प्रबंधन के आपके तात्पर्य है। उत्तम प्रबंधन का तात्पर्य है कि अभिजात वर्ग के कार्यों को महत्व देना और छात्रों के बीच उत्तम अंतर्क्रिया होना, सहायक अध्यापक सामग्री को तैयार करते समय अध्यापक की पहले से तैयारी होना, और कार्य आरंभ करने से पूर्व अध्यापक को छात्रों का ध्यान व सहयोग पाने व उनको लाभ उठाना। उपरोक्त सभी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना जो है यह सूचनात्मक श्रवण है, मूल्यांकित श्रवण है, जोर दिया गया श्रवण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, आपने सोचा नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बशर्ते हमारे माइंड में वो कभी थॉट्स आते ही नहीं है। तो कक्षा में अध्यापक का जो लेक्चर सुनना चाहिए वह आपका सूचनात्मक श्रवण के द्वारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, विशाल समूह के संचार में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। विशाल समूह के संचार निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है? टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीडियो, या कंप्यूटर की बात करेंगे। सभी परिचित हैं आप लोग। जी हाँ, राइट ऑप्शन चूज करना है, केवल एक ऑप्शन चूज करेंगे और आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और वह है ऑप्शन का टेलीविजन। जी हाँ। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? कक्षा में शोरगुल होता है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में अधिक बाह्य व्यवधान, या शिक्षण सामग्री का अभाव होता है? तो कक्षा में संचार की सबसे जो शक्तिशाली बाधा, जी हाँ, बाधा बात करेंगे, वो भी शक्तिशाली बाधा की बात करते हैं, और वह शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शिक्षक अपने विचारों की छात्रों तक कुशलता पूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है? ठीक है, यह ठीक नहीं है, प्रायः ठीक है, या संभवतः ठीक है? सभी बताइएगा। तो जो शिक्षक अपने विचारों की छात्रों तक कुशलता पूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं, यह जो कथन है पूरी ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे जो हैं आपके विचार से सहमत होते हैं। जो हैं शिक्षक में अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं। आप जो कहना चाहते हैं बच्चे अगर अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो अवश्य आपको कहीं ना कहीं आपके पसंद करते होंगे, तभी तो आप अच्छी तरह आपकी बातें, आपकी जो विचार हैं उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत अनुकरण भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला है, ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस की बताता है? स्टेटस सभी परिचित होंगे, सभी डेली सुबह शाम चेंज करते हैं। सोशल मीडिया स्टेटस की बात करें तो ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस की बताता है? बॉडी, अटैचमेंट, हेडर, या सिग्नेचर की बात करेंगे तो ईमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस की बताता है? और वह भाग हमारा कहलाता है हेडर। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाए। इनमें से कौन सा माध्यम रैखिक संचार नहीं कहलाता? रेडियो प्रसारण, सम्मेलन, साक्षात्कार, या प्रश्नावली? तो इनमें से आपका जो माध्यम मौखिक संचार नहीं है, यानी कि जो मौखिक संचार है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो रेडियो प्रसारण, सम्मेलन, साक्षात्कार, ये तीनों आपके माध्यम मौखिक संचार हैं, लेकिन प्रश्नावली ये आपका मौखिक संचार माध्यम नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट समझ गए हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास जो होता है एफएम चैनल की उत्पत्ति है, जेड चैनल की समावेशन है, एम चैनल का समावेशन है या स्टार चैनल का समावेशन है। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम का विकास किसकी उत्पत्ति या किसका समावेशन है, और यह कहला जाता है एफएम चैनल की उत्पत्ति। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास एफएम चैनल की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है CHEER का तात्पर्य क्या होता है? चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो CHEE का तात्पर्य होता है चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, सभी परिचित हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों, भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार कब प्रारंभ किया गया? 1968 में, 1961 में, 1968 में, 1971 में। जी हाँ, भारत में एजुकेशनल टीवी जो सबसे पहली प्रारंभ की गई थी वह आपको 1959 में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली से शुरू हुआ था। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जैसे विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से देश में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य शुरू किया गया एक टेलीविज़न था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और फोर्ड फाउंडेशन द्वारा समर्पित एक शैक्षिक योजना के रूप में 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है संचार की प्रक्रिया का आवर्धन क्या होता है? परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा, सुरक्षा तथा विकल्पों का चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो संचार की प्रक्रिया का आवर्धन क्या होता है? सभी लोग बताइए। संचार की प्रक्रिया का आवर्धन आपके परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा भी होता है, सुरक्षा तथा विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा भी होता है, साथ ही साथ आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा भी होता है। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आइए आज का आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दे रहे हैं। आज का मॉक क्वेश्चन है हमारा, पारस्परिकता की मन स्थिति में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। किसने कहा? हेंडरसन का है, लुईस एवं वीगल ने कहा, एडगर डेल ने कहा, स्मिथ और कॉम्बेल ने कहा। किसने कहा था ये आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। साथ ही साथ 25 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी कमेंट करके बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल से डेली 7 PM के लाइव क्लास के माध्यम से मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।